यहां पर दोबारा कुछ वैसी ही डायग्राम है। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया और फर्ज कर लें उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कैपिटल V। और इन दोनों प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है ना, अगर आप प्लेट के सरफेस एरिया को इमेजिन कर सकें, प्लेट अगर ऐसे रखी हुई है, इसको अगर आप ऐसे करके देखें तो ये जो एरिया है ना, इसे हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। और अगर ये प्लेट रेक्टेंगुलर है यानी मुस्ततील शक्ल की है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ। बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है वो है A, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है फर्स्ट कर लें दैट इज D। डिस्टेंस को आपने D का नाम दे दिया और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम V का नाम दे देते हैं, जिस बैटरी के साथ हमने इसको अटैच किया है। और उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझा के आया हूं, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता जाएगा। यानी अगर बैटरी का उस तरफ पॉजिटिव है तो उस प्लेट पर पॉजिटिव और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू कर देगा। फर्ज कर लें उस पर प्लस Q चार्ज आ गया और इस पर माइनस Q चार्ज आ गया। इस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आपको खाली जगह नजर आ रही है, यानी फर्ज कर लें इनके दरमियान वैक्यूम है। तो इसलिए कैपेसिटेंस का जो रिलेशन था ना, जो पहले हम लिखते थे C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, इसमें कैपेसिटेंस के नीचे सबस्क्रिप्ट में हम छोटा सा VAC यानी वैक्यूम लिख देते हैं, ताकि पता चले कि ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है कब, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं पड़ा हो। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात, पुरानी बात आपको याद दिलाऊं, हमने एक जगह पे पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में गॉसेस लॉ में। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी डेंसिटी के लिए हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से जाहिर किया जाता है। अब यहां पे भी कैपेसिटर की प्लेट जो है वो एक सरफेस है और उस पर चार्ज स्टोर हुआ है, उस प्लेट पर पॉजिटिव, इस प्लेट पर नेगेटिव। तो अगर मैं सिग्मा को डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है? Q। एरिया कितना है प्लेट का? कैपिटल A से मैं उसे जाहिर कर देता हूं। तो आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A आ गया। यहां से जो Q है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय A। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है? अब जरा गौर करें, ये तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट वाली सिचुएशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इन दोनों के दरमियान एक्सटर्नल पोटेंशियल या डेवलप्ड पोटेंशियल कितना है? कैपिटल V। आपको याद है हमने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेम ऐसी ही सिचुएशन में, जिसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। यहां पर चूंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पर डेल्टा V आपको नजर आ रहा है, हमने डायग्राम में उसको कैपिटल V से जाहिर किया है। आप पोटेंशियल डिफरेंस को V कह दें, और डेल्टा R जो स्मॉल डिस्टेंस था, यहां पे दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको हमने D से जाहिर किया, तो यहां डेल्टा R की जगह D आ गया। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बन गया V ओवर D। अब बताएं V किसके इक्वल आ जाएगा? D को दूसरी तरफ ले जाएं तो V का रिलेशन बन गया E इंटू D। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं। आपने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ी थी, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, जिसकी वैल्यू थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। तो यहां जो E आपको नजर आ रहा है ना इस इक्वेशन में, V इज इक्वल टू E D वाली इक्वेशन में, यहां E की जगह सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो आपके पास V का रिलेशन बन जाएगा सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो V का रिलेशन है ना, इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में चार्ज की वैल्यू आपने फाइंड की थी, इक्वेशन नंबर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। इन दोनों इक्वेशंस में Q और V की जो वैल्यू है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जो सबसे पहले हमने लिखी थी। सो C वैक्यूम या C VAC इज इक्वल टू Q की जगह आ गया सिग्मा A डिवाइडेड बाय V की जगह आ जाएगा
सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नीचे वाली रेशो जब ऊपर आएगी तो उलट जाएगी, आपके पास आ जाएगा सिग्मा ए मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यहां नीचे क्या आ जाएगा, वो था ना सिग्मा डी था ना, तो नीचे सिग्मा डी आ जाएगा। इन शॉर्ट, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप इक्वेशन 2 और 3 से Q और V की वैल्यू को पुट कर दें। Q की जगह आ जाएगा सिग्मा A, इसी तरह नीचे जो V था उसकी जगह आ जाएगा सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब नीचे वाले रिलेशन को जब आप ऊपर लेके आएंगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, उलट जाएगा और नीचे सिग्मा D रह जाएगा। अब गौर करें, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गया और आपके पास सिर्फ बच गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। नाउ दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी C वैक्यूम की वैल्यू आपके पास आ गई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। इसमें A जो है ना, ये एरिया ऑफ प्लेट है, जो दो प्लेट्स आपने यूज की थी। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप प्लेट का एरिया बड़ा कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, इस इक्वेशन से हमें नजर आ रहा है एरिया ज्यादा करने पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह डिस्टेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर आप डिस्टेंस को कम करते हैं, यानी दोनों प्लेट्स को करीब करीब कर देते हैं, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप दोनों प्लेट्स को दूर दूर कर देते हैं तो कैपेसिटेंस में कमी आ जाएगी। तो ये तो था कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। अब फर्ज कर लें आप इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। चलें ऐसा करते हैं, आप इस बैटरी को उतार दें। फर्ज कर लें हमने कैपेसिटर को फुल चार्ज कर लिया, बैटरी को उतार दें। इस वक्त आपको फुल चार्ज्ड कैपेसिटर नजर आ रहा है। मैं इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर जो है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना शुरू कर देगा। आपको नीडल किसी जगह पे जाते हुए नजर आ रही। जैसे ही आप इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे ना, डाई इलेक्ट्रिक पता क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है जिसके अंदर हम डायपोल्स पैदा कर सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्कशन मैं अगले टॉपिक में, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले टॉपिक में आपको करवाऊंगा। तो डाइलेक्ट्रिक जब हम दरमियान में रखेंगे ना, तो एक्चुअल में पता क्या होता है, वोल्ट मीटर की नीडल पीछे चली जाती है। ये आप गौर से देख सकते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है ना वो कम हो गई है। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो गई है तो वो जो पहले हमने कैपेसिटेंस का रिलेशन पढ़ा था Q ओवर V, V के कम होने से मुझे बताएं इस रेशो में क्या फर्क पड़ा। Q डिवाइडेड बाय V है ना, V कम हो गया। V के कम होने से रेशो में क्या फर्क पड़ेगा, रेशो में इजाफा हो जाएगा। यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और जब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो मजीद चार्ज आने की गुंजाइश पैदा हो गई है। क्लियर? इसका मतलब है दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब वो कितनी बढ़ती है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, अब मैं वो फाइंड करने लगा हूं। दोबारा से उसी इक्वेशन पे आ जाएं जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जिसे मैंने C वैक्यूम लिखा था। अब मैं उसे C मीडियम लिखूंगा, क्योंकि दरमियान में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया हुआ है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, C मीडियम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V मीडियम, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जरा गौर कीजिए, ये जो V मीडियम है ना, इसकी वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। V का रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू ED, ये हमने पहले भी किया है अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन यहां चूंकि V मीडियम है तो E के साथ भी नीचे छोटा सा मीडियम आएगा। वहां हमने E वैक्यूम की वैल्यू लिखी थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आ जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा V मीडियम इज इक्वल टू E मीडियम की जगह सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब ये जो वैल्यू आई है ना V मीडियम की, इसे आप ऊपर पुट कर दें, वो जो आपके पास अभी इक्वेशन नंबर 4 आई है, तो आपके पास C मीडियम आ जाएगा। देखिए Q की जगह आपने लिखना है सिग्मा A, और नीचे आपने V मीडियम की जगह लिखना है सिग्मा
डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब जो नीचे वाली रेशो है इसको दोबारा ऊपर ले जाएं, जब ये ऊपर जाएगा तो जाहिर बात है ऊपर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे आपके पास सिग्मा डी आ जाएगा। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां जो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी लिखा हुआ है ये तो सी वैक्यूम की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं सी वैक्यूम लिख सकता हूं। तो इस तरह से सी मीडियम मेरे पास आ गया सी वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या चीज है? ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है और कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। अब जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी वैल्यू को जब भी किसी दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। अब जरा गौर से देखें, यहां से मैं एप्सिलॉन आर का भी एक फॉर्मूला बना सकता हूं। सी वैक्यूम को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला आ जाएगा सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। इसका मतलब है हम एप्सिलॉन आर को इस फॉर्मूला के मुताबिक डिफाइन भी कर सकते हैं that epsilon r or relative permittivity is the ratio of capacitance when there is dielectric medium between the plates to the capacitance when there is free space or vacuum between the plates। यानी अगर आपको मीडियम के केस में कैपेसिटेंस और वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू बता दी जाए तो आप ऊपर मीडियम वाली कैपेसिटेंस और नीचे वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस लिखेंगे और आपके पास डिवाइड करने पे एप्सिलॉन आर का आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कैपेसिटेंस को स्टडी किया, कैपेसिटर क्या होता है उसको देखा, फिर हमने कैपेसिटेंस को स्टडी किया और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंप्लीटली डिस्कस किया। इसमें हमने एक फॉर्मूला बनाया सी वैक्यूम का जो था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। फिर हमने डिस्कस किया कि वोल्टमीटर लगाने पर जब बाद में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, इसका मतलब है वोल्टेज कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। फिर हमने वो बढ़ी हुई जो कैपेसिटेंस है जिसे मैं सी मीडियम का नाम दे रहा हूं उसको फाइंड किया और आपके पास उसका रिलेशन आया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी या सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। और फिर यहां से हमने एक एप्सिलॉन आर का रिलेशन भी बनाया है। तो ये इस वक्त जो मैंने ये जो रिलेशंस मैंने रिवाइज किए हैं ना, ये आपको जुबानी भी याद होने चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखिए।